अच्छा, पिछले टॉपिक में हमने देखा था, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में स्टेटिस्टिक्स कहाँ पे अप्लाई होता है, जो कि नो डाउट हमने ऑलरेडी देखा है कि बहुत जगहों पे अप्लाई होता है। पर आपकी बुक के हिसाब से हम सिर्फ इन 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स में स्टेटिस्टिक्स उपयोग में होता है, बिजनेस में और कॉमर्स में कैसे उपयोग में आता है। बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में एप्लीकेशन तो बहुत बड़ा है स्टेटिस्टिक्स का, ऐसे मत लिख के आइएगा कि इन्हीं 3 फील्ड में सिर्फ अप्लाई होता है, होता तो बहुत सारी फील्ड्स में है, पर यहाँ पे हम सिर्फ इन 3 टॉपिक के हिसाब से ही एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स को पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। जैसे कि इकोनॉमिक्स में कैसे अप्लाई होता है, तो सपोज मॉडर्न डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स हैव द रूट्स इन स्टेटिस्टिक्स। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो संभव ही नहीं है स्टेटिस्टिक्स के बिना, बराबर। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूट्स भी किसमें गड़े हुए, तो स्टेटिस्टिक्स के द्वारा ही गड़े हुए। मतलब अगर स्टेटिस्टिक्स ना हो तो डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स आर क्लोजली एसोसिएटेड। उतना ही नहीं, ऐसा बोलो तो कहीं गलत नहीं है कि इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर, डिमांड एनालिसिस आर सम ओवरलैपिंग एरियाज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। अब ये एक्चुअल में क्या है, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर और डिमांड एनालिसिस, एक्चुअली ये मेथड्स है। मेथड है किस चीज़ के लिए, तो भाई इकोनॉमिक्स के डिसीजन लेने हो तो ये मेथड्स का उपयोग करके हम निर्णय ले पाते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन के बारे में सरकार को जानना है और कुछ प्राइस के रिगार्डिंग कुछ डिसीजन लेना है, तो वो क्या करेगी, इंडेक्स नंबर का उपयोग करेगी। इंडेक्स नंबर के उपयोग से सरकार को ये पता चलेगा कि इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, बराबर है, उसको कैसे रोकना है, उसके पीछे के रीजंस क्या है, ये सारे उसके ऊपर से डेटा निकाल के निर्णय ले सकता है सरकार। उतना ही नहीं, डिमांड एनालिसिस, भाई कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और किस फील्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बराबर है, गवर्नमेंट को किस सेक्टर में, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। तो पहले तो क्या करेगी, एनालिसिस करेगी कि किस चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है और किस में हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सारे इसके ऊपर से होगा, तो डिमांड एनालिसिस का उपयोग करके आप निर्णय ले पाएगी इकोनॉमिक्स में। एक्चुअल में आपने एक चीज़ समझी यहाँ पे, तो स्टेटिस्टिक्स की इन मेथड्स का उपयोग करके इकोनॉमिक डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो हो गए ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि भाई इन दिस कॉन्टेक्स्ट कनेक्शन वी मे ऑल्सो मेंशन इकोनॉमेट्रिक्स। इकोनॉमेट्रिक्स का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स प्लस स्टेटिस्टिक्स, दैट इज इकोनॉमेट्रिक्स, अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमेट्रिक्स क्या है, वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की दैट इंटरेक्ट विथ स्टेटिस्टिक्स, जो स्टेटिस्टिक्स के साथ जुड़ा हुआ है इन अ वेरी पॉजिटिव वे। इन अ वेरी पॉजिटिव वे मतलब क्या, तो सपोज फॉर एग्जांपल जितने ढंग से डेटा इकट्ठे किए गए होंगे, बराबर है, और उसका एनालिसिस जितना स्पष्ट होगा, उतने ही इकोनॉमिक डिसीजन कैसे आएंगे, प्रॉपर आएंगे। तो इकोनॉमेट्रिक्स का मतलब क्या है, इकोनॉमिक की वो ब्रांच है जो स्टेटिस्टिक्स के साथ पॉजिटिव वे में जुड़ी हुई है। पॉजिटिव वे में क्यों, तो जितना सही ढंग से हमने स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया होगा, उतने ही सही ढंग से इकोनॉमिक्स के डिसीजन आएंगे। क्लियर है? कंडक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक सर्वे एंड एनालाइजिंग द डेटा डिराइव फ्रॉम इट आर मेड विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट स्टेटिस्टिकल मेथड। अब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किए जाते हैं, बराबर समझो कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किए गए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा इकट्ठे करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो ये भी क्या होगा, स्टेटिस्टिकल मेथड के ऊपर से ही हम सोशियो इकोनॉमिक निर्णय ले सकते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि रिग्रेशन एनालिसिस, वन ऑफ द न्यूमरस एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल play a key role in economics for making future projection of demand of goods, sales, price, quantities, etc., which are all ingredients of economic planning। जैसे रिग्रेशन एनालिसिस, तुम लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा रिग्रेशन के बारे में, नहीं पढ़ा है तो भी कोई इश्यू नहीं है, रिग्रेशन के बारे में हम पीछे डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। एक्चुअल में उसमें भी क्या किया जाता है, तो भाई डिफरेंट डेटा इकट्ठे किए जाते हैं, बराबर है, और डेटा इकट्ठे करके एनालिसिस करके प्रोजेक्शन किया जाता है, किसके लिए, फ्यूचर डिमांड के लिए, कि अभी गुड्स की कितनी डिमांड है, उस हिसाब से फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी। बात समझ में आ रही है, किसी चीज़ की फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी वो हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। डिमांड ऑफ गुड्स, सेल्स बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, प्राइस कितनी रखनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी बनानी चाहिए,
तो ये सारे क्या हो गए, इकोनॉमिक प्लानिंग हो गई ना। तो ये सारी हम किसके ऊपर से कर पाते हैं, तो रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर से कर पाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा सोशो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, तो ये क्या है एक्चुअल में समझाती हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल सरकार को कार बनानी है, तो ये रिग्रेशन एनालिसिस का उपयोग करके भाई ईवी मॉडल बनाने हैं। तो ईवी में क्या होता है कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो ईवी खरीदना पसंद करते हैं, तो उसमें भी वापस डिफ्रेंसिएशन करेगी, कितने रिच लोग हैं, कितने मिडिल क्लास है, कितने पुअर क्लास है, कौन सा ऐसा सेक्टर जैसे मिडिल क्लास लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, रिच लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो कौन खरीद रहा है इसको, वो सारा डेटा एनालिसिस करेगी और उसके ऊपर से निर्णय लेगी किसके लिए, तो भाई कितनी गाड़ियां बनानी है। तो ये दोनों पॉइंट इसमें कवर होते हैं कि भाई रिग्रेशन मॉडल का उपयोग करके सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कर सकती है। मतलब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया, लोगों के सर्वे किए कि भाई डेटा इकट्ठे किए, कैसे डेटा इकट्ठे किए, तो भाई कौन से क्लासेस के पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिच है, मिडिल क्लास है, कैसा है, कौन सी गाड़ी कौन से बजट वाली खरीदना पसंद कर रहे हैं, ईवी के और कितने लोग आकर्षित हो रहे हैं, और ईवी खरीद रहे हैं तो क्यों, नहीं खरीद रहे तो क्यों नहीं। ये सारे डेटा इकट्ठे करके उसके ऊपर से निर्णय लेती है। तो स्टैटिस्टिकल मेथड का उपयोग करेगी, मतलब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करते वक्त भी रिग्रेशन मॉडल का एनालिसिस करके निर्णय ले सकती है। और यही चीज़ यहाँ पे भी समझाई जा सकती है कि डिमांड ऑफ गुड समझना हो, सेल्स के बारे में निर्णय लेना हो, प्राइस के बारे में या क्वांटिटी के बारे में, तो वो क्या करेगी, स्टेटिस्टिक्स का उपयोग करेगी। बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में भी स्टेटिस्टिक्स का उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की। Gone are the days when the manager used to make the decision on the basis of hunches। अब hunches का मतलब क्या होता है, अटकल लगाना, आसरे निर्णय ले लिया, अटकल लगा ली, या तो इंट्यूशन और ट्रायल एंड एरर्स। अब इंट्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसी फील है, मेरा मन कहता है, क्यों, मेरे को ज्योतिष ने बोला है 7 नंबर मेरा लकी है, तो मैं तो 7 तारीख को ही निर्णय लूंगा। बात समझ में आ रही है। हंचिस का मतलब होता है अटकल लगाना, कि भाई अंदाजे इस डेट से भाई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इतना ही क्वांटिटी खरीदनी है, सेलिंग प्राइस इतनी ही रखनी है, बिना किसी आंकड़ों के निर्णय लिया गया। इंट्यूशन का मतलब क्या, जैसे मैंने बोला ना, फील आ रही है, मेरा मन कहता है कैसे निर्णय लेने चाहिए। बात समझ में आ रही है। या तो ट्रायल एंड एरर खेलता है, भाई ट्राई करो, एरर होगा फिर देखा जाएगा। पर क्या, मुझे एक चीज बताइए, क्या ये मन के आंकड़े इतने सचोट हो सकते, भले आके ज्योतिष बोले तो बेटा ज्योतिष बिजनेस नहीं करने वाला, हम करने वाले, और आज के जमाने में हम बेवकूफ नहीं है जो इन इंट्यूशंस के ऊपर से निर्णय ले पाए। बात समझ में आ रही है। तो ये पहले के जमाने में होता था, तब चलता था, पर अब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, तो बेटा कंपटीशन ही इतना है। अगर इस तरीके से निर्णय लेते रहे, मेरी इच्छा थी, मेरा लकी नंबर था, या तो ऐसे मेरे को मन से फील आ रही है, तो बेटा ऐसे धंधा नहीं होता। बात समझ में आ रही है। नाउ डेज बिकॉज ऑफ नेवर एंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन द बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट, मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस rely upon different quantitative techniques which could be described as a combination of statistical methods and operations research techniques। भाई आज क्या है, बिजनेस कैसा है, दिन ब दिन और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, पहले की तरह सरल नहीं है। पहले तो क्या होता था, लोग खेती करते थे, बेचते थे, खाते थे और आराम करते थे। आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज जितने सेक्टर जुड़ेंगे उतनी अब ऑनलाइन ऑफलाइन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, बराबर, ट्रांसपोर्टेशन, हर जैसे जितनी सर्विस जुड़ती जाएगी बिजनेस उतना ही क्या होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा। और जितनी सर्विसेज जुड़ती जाएगी उतना ही उसको मैनेज करना डिफिकल्ट होता जाता है। यहाँ पे एक डिसीजन भी आपको आगे बढ़ा सकता है और एक डिसीजन भी आपको नीचे गिरा सकता है। तो ऐसे केसेस में आज बिजनेस क्या करते हैं, बिजनेस हो या इंडस्ट्री हो, क्या करेगी, निर्णय लेने से पहले उन डेटा पे रिलाई करते हैं जो स्टेटिस्टिक्स की मदद से, बराबर, डिफरेंट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, मतलब अलग अलग मेथड्स अप्लाई करके जो डेटा इकट्ठा किया गया है, बराबर है, या ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक या तो स्टेटिस्टिकल मेथड के द्वारा, बराबर। ये ऑपरेशन रिसर्च एक अलग सब्जेक्ट है,
बराबर है, वो भी कुछ स्टेटिस्टिक्स जैसा आता है पर ये अलग सब्जेक्ट है। उस द्वारा भी कुछ टेक्निक का उपयोग करके जो डेटा इकट्ठा किया गया है, या तो स्टेटिस्टिकल मेथड की टेक्निक्स का उपयोग करके जो डेटा इकट्ठा किया गया है उसके ऊपर से निर्णय लेती है, ना कि अपनी मनमानी करते हैं। बात समझ में आ रही है? स्टेटिस्टिकल डिसीजन theory is another component of the statistics that focuses on the analysis of the complicated business strategies with a list of alternative, their merit as well as demerit। मतलब क्या होता है ना, स्टेटिस्टिकल डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, तो भाई आपके बिजनेस में अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, बराबर। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, आपको कौन सा अल्टरनेटिव चूज करना चाहिए, तो स्टेटिस्टिक्स क्या करता है, आपको एक निर्णय तक पहुंचाने का काम करता है। कैसे कि भाई आपको उसके मेरिट्स भी बता देगा, डीमेरिट्स भी बता देगा आंकड़ों वाइज, बराबर। समझो, सपोज फॉर एग्जांपल मेक और बाय डिसीजन। सपोज फॉर एग्जांपल मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ और मैं कार मैन्युफैक्चर करते वक्त मैं सोचती हूँ कि टायर मुझे खुद बनाने चाहिए या बाहर से परचेज करने चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, डेटा इकट्ठे करूँगी। अब मेरे पास दो चॉइस है, यहाँ पे क्या है, 2 अल्टरनेटिव है, बराबर। एक क्या है हमारा मेक और दूसरा है भाई बाय करना। अब मेक और बाय डिसीजन में ऐसा है कि मैंने डेटा इकट्ठे किए अदर कंपनीज के। बात समझ में आ रही है? ये कंपनी है, क्या करती है, ये बनाती है, क्या बनाती है, तो भाई टायर बनाती है, और मैं इससे खरीदती हूँ। तो सपोज फॉर एग्जांपल मुझे कॉस्ट कितना लगता है, समझो उसमें कौन से कॉस्ट इंक्लूड होंगे। एक तो परचेज का, जो मैंने परचेज किया, फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, बराबर है, परचेज लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, वेजेस चुकाने पड़ेंगे। अब मैं ये सारे खर्चों के डेटा इकट्ठे करती हूँ, उसके ऊपर मेथड, स्टेटिस्टिकल मेथड यूज करके मैं उसकी कॉस्ट निकालती हूँ, और ये जो कॉस्ट निकलेगी, और अगर मैं खुद के यूनिट के अंदर बनाती हूँ, बराबर है, तो मुझे कितना लेबर लगेगा, बराबर है, फैक्ट्री एक्सपेंडिचर कितने लगेंगे, अदर फैक्ट्री एक्सपेंडिचर कितने लगेंगे, सारी चीज़ों को मैं ध्यान पे लगा के फिर मैं एक निर्णय पे आती हूँ। समझो कि कॉस्ट, बनाने का कॉस्ट बढ़ जाता है और परचेज करने का कॉस्ट कम लगता है, तो ऑब्वियसली मैं कौन सा चूज करूँगी, परचेज करने का। पर इसमें एक वीकनेस है कि हो सकता है क्वालिटी थोड़ी इतर बितर हो, तो भाई मुझे क्वालिटी के लिए एक्स्ट्रा पैसे चुकाने पड़े, तो अगर वो खर्चा बढ़ जाता है तो मुझे यहाँ पे खुद बनाना चाहिए। मतलब डिफरेंट अल्टरनेटिव को यहाँ पे क्या किया जाता है, चेक किया जाता है स्टेटिस्टिक्स की मेथड्स के हिसाब से। अलग अलग मेथड का उपयोग करके हम क्या करते हैं, निर्णय पे आ पाते हैं, बराबर है। तो ये किसकी मदद से होता है बिजनेस में, तो स्टेटिस्टिक्स की मदद से, कि भाई मेक और बाय डिसीजन लेना है, या सपोज फॉर एग्जांपल जमीन लेनी है, तो 2 अलग अलग प्लॉट है, या तो भाई एक जमीन है, मुझे क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, तो दोनों के आंकड़े। कोई भी ऐसे निर्णय जहाँ पे अल्टरनेटिव है, हमें पता है ना रिसोर्सेज कैसे होते हैं, तो अल्टरनेटिव यूजेस वाले होते हैं, तो वहाँ पे हम स्टेटिस्टिक्स की डिफरेंट मेथड लगा के, बराबर, डेटा इकट्ठा करके उसको एनालाइज करके हम एक निर्णय तक पहुंच सकते हैं कि हमें क्या, कौन सा निर्णय हमारे लिए बेस्ट रहेगा, मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर से। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टेटिस्टिक्स कॉमर्स और इंडस्ट्री में। इन दिस एज ऑफ cutthroat competition, like a modern managers, the industrialist and the businessmen are expanding their horizons of the industry and business with the help of statistical procedure। आज के कंपटीशन में, बराबर, एज अ मॉडर्न मैनेजर क्या करेगा, अगर उसको अपनी इंडस्ट्री को या बिजनेस को बढ़ाना है, बराबर है, उसका होरिजन बढ़ाना है, मतलब एक्सपांड करना है, तो वो किसकी द्वारा कर सकता है, स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर को ध्यान में लेकर अपनी इंडस्ट्री को या बिजनेस को बढ़ा सकता है, बराबर। अब वो कैसे होता है, जैसे कि डेटा ऑन प्रीवियस सेल, बराबर, वो क्या करेगा, किस किस चीज़ों के डेटा, तो भाई प्रीवियस सेल हमारा कितना था, रॉ मटेरियल के डेटा इकट्ठे करेगा, वेजेस सैलरी के डेटा इकट्ठे करेगा, प्रोडक्ट ऑफ द आइडेंटिकल नेचर ऑफ द अदर फैक्ट्रीज। मतलब क्या, सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक कार बनाने वाली कंपनी हूँ और दूसरी कंपनी, सपोज फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी कार बनाना चाहती है, तो सबसे पहले
पहला काम तो वो ये करेगी कि कॉम्पिटिटर के डेटा निकालेगी, बराबर है। उनके डेटा निकाल के उसके साथ अपने डेटा को क्या करेगी, उनकी प्राइस कितनी है, उनका खर्चा कितना है, सारे डेटा इकट्ठे करके उसके ऊपर से फिर अपने डेटा को चेक करेगी, बराबर। उसके ऊपर से निर्णय लेगी कि हमें अगर एक्सपांड करना है तो किस तरह से करना है। जैसे कि समझाती हूँ एक एग्जांपल से, मारुति सुजुकी ने अभी तक ईवी लॉन्च नहीं किया है। लॉन्च ना करने का कारण क्या है, वो वेट करके एक्चुअली वो लॉस नहीं भोगना चाहती है अपनी कंपनी में, बराबर है। मेजोरिटी मिडिल क्लास मारुति सुजुकी की गाड़ी लेते हैं। अब ये ऐसा इसने निर्णय इसलिए लिया है कि पहले वो क्या करती है, ट्रायल एंड एरर में नहीं पड़ते, काम करते दूसरी कंपनीज को पहले आने दो। अब जैसे ही दूसरी कंपनी जैसे कि टाटा हो गई, टाटा ने ईवी निकाली है, और भी अदर कंपनीज है जिन लोगों ने ईवी निकाली है, अब उनकी कंप्लेंट्स क्या क्या आ रही है, एक्चुअली उनका ध्यान कहाँ पे, कंप्लेंट्स क्या क्या आ रही है गाड़ियों में। भाई ईवी गाड़ी है तो कंप्लेन क्या क्या है, भाई हीट ज़्यादा हो रही है, या भाई जो ये चार्जिंग है वो बैटरी की कैपेसिटी कम है, ऐसे सारे रीज़न है। अब ये एक्चुअल में ऐसा क्यों करी है, वो थोड़ा टाइम वेट करेगी, वो दूसरी कंपनीज का पहले डेटा इकट्ठा करेगी, और डेटा इकट्ठा करने के बाद क्या करेगी, जो उनकी वीकनेस है ना उनको सुधारेगी, उसके बाद अपनी ईवी लॉन्च करेगी। इससे क्या होगा, उनके नुकसान के चांसेस कम हो जाते हैं। इससे नुकसान के चांसेस कम होंगे तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो बिजनेस एक्सपांड करेगा। बात समझ में आ रही है। तो कोई भी इंडस्ट्री बढ़ती इस तरह से, वो क्या करेगी, प्रीवियस सेल के डेटा इकट्ठे करेगी, पास्ट में हमारा कितना सेल था, भाई रॉ मटेरियल हम जो लिया वो कितने में पड़ा था, और अब हम अगर कलेक्ट करते हैं कहाँ से लेना चाहिए। बात समझ में आ रही है, किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी, कहाँ से कम भाव में मिल रहा था, वेजेस किस तरह से चुकाने चाहिए, सैलरी में किस तरह से इंसेंटिव देना चाहिए ताकि लोग इफेक्टिवली हम यूटिलाइज कर पाए। तो ये सारे डेटा और स्टेटिस्टिक्स की मदद से हम ये सारे डेटा के ऊपर से क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। मतलब ये सारे डेटा कलेक्ट किए जाएंगे, अगर एनालाइज किया जाएगा, और एक्सपर्ट्स आर कंसल्टेड, उसमें क्या किया जाएगा, एक्सपर्ट की सलाह ली जाएगी ताकि प्रॉफिट बढ़ाया जाए। बात समझ में आ रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है बिजनेस की, जिसका उपयोग करके वो क्या करता है, बिजनेस को एक्सपांड करता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर, सैम्पलिंग, statistical quality control are the some statistical method employed in a commerce and industry। ये सारी वो टेक्निक्स है स्टेटिस्टिक्स की जिसके बारे में हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आता है, मीन मीडियन मोड आ गया, कोरिलेशन, रिग्रेशन। आप इन सारी मेथड्स के बारे में आई थिंक काफ़ी हद तक आप 12th में पढ़ के आए हो, बराबर है, पर वो नॉलेज सीमित थी। यहाँ पे हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है। तो हमने ये देखा कि तीनों फील्ड में कैसे उपयोग में आता है, हमने देखा कि इकोनॉमिक्स के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। अगर हम वापस एक बार रिवाइज कर ले तो यहाँ पे समझ में आता है, बराबर है। एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स तो कहाँ भी होगा, इकोनॉमिक्स में उपयोग में लिया जाएगा। तो भाई इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स आपस में जुड़े हुए हैं, उसकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक का उपयोग करके इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं, बराबर ना। और जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किए जाते हैं, उसके लिए डेटा इकट्ठे किए जाते हैं, एनालिसिस किया जाता है, स्टेटिस्टिकल मेथड का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है। जो फ्यूचर डिसीजन है इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग वो भी स्टेटिस्टिक्स की मदद से लिए जाता है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई पहले के बिजनेस क्या करते थे कि भाई अटकलें लगाते थे, अंधाधुन निकला तो इक्का नहीं तो जोकर सही, बराबर ना। इस तरह से निर्णय लेते थे, अंधाधुन निर्णय लेते थे, भाई इंट्यूशन आ रहे हैं, बराबर, मुझे ऐसी फील आ रही है तो मैंने ऐसा कर लिए, मेरे मन ने कहा तो मैंने कर लिया। बात समझ में आ रही है। अब ऐसा नहीं होता, हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का उपयोग करते हैं, ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक का उपयोग करते हैं और स्टेटिस्टिकल मेथड का उपयोग करके हम क्या करते हैं, बिजनेस के लिए डिसीजन लेते हैं। उतना ही नहीं भाई, है ना, वो अल्टरनेटिव यूजेस वाले जो भी डेटा हमारे पास है, अल्टरनेटिव्स है, उसके बारे में स्टेटिस्टिक्स हमें बताता है और उसके मेरिट डीमेरिट के बारे में बताता है ताकि हम आगे के बिजनेस के डिसीजन ले पाए। बात समझ में आ रही है। फिर हमने देखा था कॉमर्स और इंडस्ट्री में कैसे उपयोग करते हैं। तो भाई आज के कंपटीशन में अगर टिके रहना है तो हमारे निर्णय क्या होने चाहिए, सचोट होने चाहिए, उसके लिए हम स्टेटिस्टिक के बिना आगे हिल ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है। जैसे कि अलग अलग डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे प्रीवियस सेल, रॉ मटेरियल, वेजेस, सैलरी, और यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था इसके बारे में
तो भाई गाड़ी जो है मारुति ने क्यों नहीं ईवी अभी तक की, तो पहले तो डेटा इकट्ठे कर रही है हर चीज़ के, रॉ मटेरियल के, हर चीज़ के। जब भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें लॉस कम से कम हो, नो डाउट नई प्रोडक्ट होगी तो लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, पर वो लॉस कम से कम हो, ये एक बिजनेस चाहेगा। बात समझ में आ रही है? और ये सारी टेक्निक का उपयोग करके बिजनेस क्या करता है, आगे एक्सपांड कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स, हमने इतना सब पढ़ा, उसके बाद भी इसकी टांग खींचने कोई ना कोई आ गया, बराबर। बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेटिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसकी लिमिटेशंस है। इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि लिमिटेशंस का मतलब है कि भाई स्टेटिस्टिक्स काम का नहीं है। ऐसे तो बेटा देखो हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराइयां होती है, तो क्या इंसान काम का नहीं होता? वैसे ही लिमिटेशन होने के बाद भी स्टेटिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ लो। बात समझ में आ रही है? पर क्या क्या लिमिटेशंस है वो हम ध्यान से पढ़ेंगे, बिकॉज ये भी एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। बिफोर अप्लाइंग स्टेटिस्टिकल मैथड वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस। हम स्टेटिस्टिकल मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हमें ये दिमाग में होना चाहिए इसकी क्या लिमिटेशन। स्टेटिस्टिक्स डील विद द एग्रीगेट्स, बराबर। एन इंडिविजुअल टू अ स्टेटिस्टिशियन हैज नो सिग्निफिकेंस एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब क्या, इसको हम ना शांति से समझने की कोशिश करते हैं। 2 मिनट। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं एग्रीगेट का मतलब क्या है, सपोज मैं बोलती हूँ 3 + 5 + 2, बराबर। इसका एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, इन तीनों नंबर को टोटल करके डिवाइड बाय 3 करोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? टोटल कितना होता है, तो भाई 10 डिवाइड बाय 3 करो, कितना आता है? 3.33 आया। अब ये एक्चुअल में क्या मिली हमें, एवरेज मिली। क्या मिली? एवरेज मिली। बात समझ में आ रही है? ये हमने क्या किया, एवरेज निकाली। और एवरेज क्या है, स्टेटिस्टिक्स ही है, वन टाइप ऑफ स्टेटिस्टिक्स ही है, मीन है ना ये, ठीक है। मीन निकालने की सिंपल मेथड है। तो हमने क्या किया, 3 नंबर लिए और उसको डिवाइड बाय 3 किया। अगर 4 नंबर होते तो डिवाइड बाय 4 करते हैं, ये पता है ना। टोटल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड करके हम क्या करते थे, मीन ढूंढते थे। तो मीन भी क्या है, स्टेटिस्टिक्स का एक पार्ट है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि भाई एक काम करो, 6 का एवरेज निकालो। क्या करोगे, निकल पाएगा? इज इट पॉसिबल? नो। क्यों नो? तो सी, स्टेटिस्टिक्स जो है वो एग्रीगेट को ध्यान पे लेता है। इसका मतलब यही होता है, एग्रीगेट को ध्यान पे लेता है मतलब क्या, उसको ज़्यादा नंबर्स चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो ही हम क्या कर पाएंगे, उसके ऊपर से एनालिसिस कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? एक सिंगल डेटा का कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं होता। तो ये एक इसकी लिमिटेशन हो गई कि स्टेटिस्टिक्स किसके साथ डील करता है, तो एग्रीगेट के साथ डील करता है, इंडिविजुअल नंबर के साथ डील नहीं करता। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेटिस्टिक्स इज कंसर्न विद द क्वांटिटेटिव डेटा। अब यहाँ पे ऐसा है ना कि ये जो डील करता है ऑलवेज किसके साथ डील करता है, तो क्वांटिटेटिव डेटा, कितनी क्वांटिटी में है। बात समझ में आ रही है? सपोज फॉर एग्जाम्पल, ये क्वालिटेटिव डेटा के साथ डील नहीं करता। क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा पहले भी समझाया, फिर भी समझा रही थी। सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसा बोला कि किसी हॉस्पिटल में बेबी पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ भाई, लड़का हुआ या लड़की? या तो वो बॉय होगा या तो वो गर्ल होगी, ठीक है। भाई कौन पैदा हुआ, बॉय हुआ या गर्ल हुआ? बात समझ में आ रही है? अब ये जो बॉय है या गर्ल है, ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव डेटा हो गया। बात समझ में आ रही है? अब इसके साथ क्या स्टेटिस्टिक्स करा जा सकता है? भाई बॉय, बॉय का क्या करूं मैं, कुछ नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वालिटेटिव डेटा को ध्यान पे नहीं लेता, बल्कि किसको ध्यान पे लेता है, क्वांटिटेटिव डेटा। हाउएवर द क्वालिटेटिव डेटा आल्सो कैन बी कन्वर्टेड टू द क्वांटिटेटिव डेटा by providing numerical description to the corresponding qualitative data.
मतलब क्या, अब मैं इसी एग्जाम्पल को और स्पष्ट करती हूँ। समझो कि एक हॉस्पिटल में बच्चे पैदा हुए, तो भाई वहां पे है ना बॉय भी पैदा हुए और गर्ल्स भी पैदा हुई। तो भाई बॉय कितने हुए, तो भाई 15 बॉय पैदा हुए एक दिन में, और गर्ल कितनी पैदा हुई, तो भाई 5। मतलब एक दिन में टोटल कितने बच्चे पैदा हुए, तो 20। अब ये हो गया ना स्टेटिस्टिक्स में। अब क्या इस डेटा का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो करा जा सकता है। मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ऐसे देखा जाए तो जो ये स्टेटिस्टिक्स है वो किसको ध्यान में लेता है, तो क्वांटिटेटिव डेटा को ही ध्यान में लेता है। पर हाँ, जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्या, क्वालिटेटिव डेटा को पहले हम क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उस डेटा का हम उपयोग कर सकते हैं स्टेटिस्टिक्स के लिए। बात समझ में आ रही है? हम ये नहीं बता सकते कि भाई बॉयज कितने बॉयज है और गर्ल है, उसका तो कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। पर हाँ, ये स्टेटिस्टिक्स इस डेटा का उपयोग कर सकता है। भाई एक हॉस्पिटल में एक दिन में 15 बॉय पैदा हुए, 5 गर्ल पैदा हुई, टोटल कितने बच्चे पैदा हुए, तो भाई 20 बच्चे पैदा हुए। गर्ल्स की संख्या कितनी थी, तो 1/4 थी टोटल बच्चों के मुकाबले। तो ये हो गया स्टेटिस्टिक्स। मतलब क्या होता है ना, वैसे देखा जाए तो स्टेटिस्टिक्स सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को ही ध्यान में लेता है, पर हाँ क्वालिटेटिव डेटा को नहीं लेता। क्वालिटेटिव डेटा को कैसे लेगा, तो पहले उसको हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकली क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसको ध्यान पे लेंगे। बात समझ में आ रही है? For future projection of sales, production, price, quantity, etc. are possible under a specific set of conditions. If any of these conditions is violated, projection are likely to be inaccurate. अब यहाँ पे तीसरी लिमिटेशन दी हुई है, एक्चुअली ये थर्ड लिमिटेशन है, ये फर्स्ट है सेकंड है। पहला हमने क्या पढ़ा कि ये किसके साथ डील करता है, तो एग्रीगेट के साथ डील करता है, इंडिविजुअल डेटा के साथ डील नहीं करता। दूसरा हमने पढ़ा ये क्वांटिटेटिव डेटा पे ध्यान पे लेता है, क्वालिटेटिव पे नहीं लेता। क्वालिटेटिव डेटा को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्वांटिटेटिव डेटा में, उसके बाद हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं थर्ड में। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। बात समझ में आ रही है? इसको हम पढ़ाने से पहले मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। ये हमारा थर्ड है, ठीक है भाई। फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ सेल, प्रोडक्शन, प्राइस या क्वांटिटी हमने दिखाई। अब एक्चुअल में ये फ्यूचर प्रोजेक्शन क्यों किया जाता है, सपोज आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शार्क टैंक इंडिया का। कितने लोग शार्क टैंक इंडिया देखते हैं? नहीं देखते तो कोई बात नहीं है, मैं समझाती हूँ। ये किसके रिगार्डिंग, सोनी पे आने वाला सीरियल था, उसमें डिटेल में दिखाया गया है, बराबर है। और शार्क टैंक इंडिया में क्या होते हैं, शार्क्स बैठे होते हैं, लोग अपनी प्रोडक्ट के बारे में, नई लॉन्च की हुई प्रोडक्ट लेके आते हैं मार्केट में, भाई हमारी प्रोडक्ट है, ये है, और शार्क्स उन पे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इन्वेस्टमेंट कोई भी करेगा करोड़ों रुपए का, तो यूं ही तो नहीं करेगा, बराबर। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये एक चंगू है और ये जाता है शार्क टैंक इंडिया में अपनी प्रोडक्ट लेके। क्या लेके? प्रोडक्ट लेके। शार्क इसको बोलते हैं हम तेरी प्रोडक्ट में क्यों इन्वेस्ट करें, तो वो चंगू बताता है, बराबर। ये कौन है, मिस्टर चंगू है। चंगू क्या करता है, चंगू बताता है कि भाई मेरी जो प्रोडक्ट है ना 1 साल पहले लॉन्च की थी, बराबर। कब लॉन्च की थी, तो भाई 1 ईयर बिफोर लॉन्च की थी, और उसका मार्केट इतना बड़ा हो गया, लोग मेरी प्रोडक्ट के लिए पड़ापड़ी कर रहे हैं, तो भाई मुझे दो मुझे दो, होलसेलर बहुत कर रहे हैं। पर मेरे पास है ना इन्वेंटरी के लिए पूरा पैसा नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा बना पाऊँ, डिमांड बहुत ज़्यादा है, बराबर है। तो वो प्रोजेक्शन कर रहा है, सेल का प्रोजेक्शन मतलब क्या, फ्यूचर में कितनी मेरी सेल होगी वो बता रहा है अपने पास्ट के डिटेल से, कि भाई 1 ईयर से इसने क्या देखा है, बराबर। 1 ईयर से लेकर अभी तक इसका सेल कितना था, बराबर। उसने कितनी प्राइस में बेचा था, या कितनी क्वांटिटी वो बेच चुका है, और उसके जो बिजनेस यूनिट है, बराबर, जो फैक्ट्री कैपेसिटी है, फैक्ट्री कैपेसिटी कितनी है। मैं फैक्ट्री कैपेसिटी तो ज़्यादा है, पर मेरे पास रॉ मटेरियल के लिए हर बार पैसे नहीं बचते, जितना भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ फिर भी मुझे रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए, बिकॉज मेरी जो प्रोडक्ट है वो हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है। और ये फ्यूचर प्रोजेक्शन बताता है कि भाई आने वाले फ्यूचर में, भाई 2 साल के बाद मेरा बिजनेस समझो अभी 1 करोड़ कमा रहा है, तो आने वाले 2 साल के बाद मैं कमाऊंगा 5 करोड़। बात समझ में आ रही है? अब ये फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ सेल करता है, इन डिटेल्स के ऊपर ये स्टेटिस्टिक्स लगाया,
और इसने फ्यूचर प्रोजेक्ट किया, बराबर। पर फ्यूचर प्रोजेक्शन करते वक्त सपोज फॉर एग्जांपल ये बेच रहा था, मैं आपको यहाँ पे एक सस्पेंस बताती हूँ, ये बेच रहा था पेट्रोल वाली गाड़ी, बराबर। नो डाउट इसका गाड़ी का मॉडल अच्छा देखकर अभी तो लोगों ने खरीद लिया, पर क्या 5 साल के बाद ये सेल होगी या नहीं? बिकॉज ये भाई साहब एक चीज चूक गए कि पेट्रोल वाली गाड़ियां आगे चलकर बंद हो जाएगी और क्या आएगा, ईवी मॉडल आएगा। और इस चीज को इसने ध्यान पे लिया ही नहीं। बात समझ में आ रही है जो मैं बोलने की कोशिश करना चाह रही हूँ? इसने अपनी सेल तो प्रोजेक्ट की अपने पास डेटा को ध्यान में रखकर, अपनी डिमांड को ध्यान में रखकर, पर ये जब फ्यूचर प्रोजेक्ट कर रहा है तो फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है, जो इसका मेन जो कॉम्प्लीमेंट यूनिट है जो पेट्रोल है, तो ये गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है और इसका कोई प्लानिंग नहीं है ईवी में जाने की। बात समझना ध्यान से, ईवी में जाने का अभी ये सोच नहीं रहा है भाई साहब, उस चीज को ध्यान पे ही नहीं लिया और बता रहा है कि फ्यूचर में मैं 5 करोड़ करूंगा। अब क्या होगा, शार्क क्या इस पे इन्वेस्ट करेंगे? वो लोग तो पहले ही बोल देंगे बेटा तूने तो ये चीज ध्यान पे ली नहीं है, मैं पैसे इन्वेस्टमेंट करूँ तो क्यों करूँ। बात समझ में आ रही है? तो ये वीकनेस कैसे हुई, जब हम फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं सेल्स को, तो हमें हर वो पॉसिबिलिटी को ध्यान में लेना है। हमने तो पास के डेटा को एनालाइज करके निर्णय ले लिया, फ्यूचर में आने वाली कोई भी एक चीज को भी हम चूक गए, जैसे ये भाई साहब चूक गए कि भाई ईवी हो सकता है आगे चलकर ईवी गाड़ियां यूज हो, पेट्रोल की गाड़ियां ना यूज हो, और इस कंडीशन को उसने ध्यान पे ही नहीं लिया, इस कंडीशन को उसने वायलेट किया, तो उस केस में ये जो प्रोजेक्शन होगा वो इनएक्यूरेट हो जाएगा। और इससे क्या होगा, हो सकता है ये कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग बन जाए। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे केसेस में उसको जो है वो इन्वेस्टमेंट मिलेगा ही नहीं। बात क्लियर है? मतलब जब आप फ्यूचर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। एक भी कंडीशन वायलेट हुई तो आपने जो भी प्रोजेक्शन किया, जो भी मेहनत की, वो सब पानी में। डन? चलो आगे बढ़ते हैं इसकी। और ये हमने अभी यहाँ पे पढ़ ली थी, यही वो थर्ड कंडीशन है। चलो चौथी पे आते हैं। द थियरी ऑफ statistical inference is built upon random sampling. If the rules of the random sampling are not strictly adhered to, the conclusion drawn on the basis of the unrepresentative samples would be erroneous. In other words, the expert should be consulted before deciding the sampling scheme. मतलब सैंपल सी, अगर हमें कोई डिटेल ढूंढनी है तो हम क्या पूरे ही डेटा एनालिसिस करने बैठेंगे तो बेटा सालों के साल निकल जाएंगे, डेटा का एनालिसिस होगा नहीं। हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर सैंपल लेते हैं, और ये सैंपल कैसा होता है, रैंडम। अब ऐसा हो सकता है जो रैंडम सैंपल लिया हुआ एक्यूरेट ना हो, या जो भी कंडीशन है इसके ऊपर से सही से ली ना जा सकती, बराबर। या तो जो रूल्स लगाने थे सैंपल को देखते वक्त वो हमने सही से नहीं लगाए, तो ऐसे पे जो कंक्लूजन आएगा भाई, जो हमने सैंपल में जो डिटेल्स हमने नहीं ली है, बात से सुन, ध्यान से सुनना, जो डेटा हमने सैंपल में लिया ही नहीं है, तो वो हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट डेटा हमने नहीं लिया और लेस इम्पॉर्टेंट डेटा लेके हमने निर्णय ले लिया, तो वो निर्णय गलत होगा। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप सैंपल लो तो कैसा सैंपल लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, तो हमें एक्सपर्ट की पहले सलाह लेनी चाहिए सैंपल स्कीम ढूंढते वक्त। भाई सैंपल किस तरह का लेना है, किस में से लेना है, बराबर, कैसा सैंपल होना चाहिए, सैम्पलिंग मेथड कौन सी होनी चाहिए, तो पहले हमें एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। अदरवाइज अगर रॉन्ग सैंपल ले लिया तो उसके ऊपर से निर्णय भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं।